गुड इवनिंग। मेरा नाम है अंकित और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चाहे वो कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो एसएससी हो, यूपीएससी हो, आरपीएससी हो, हरियाणा एसएससी हो, बिहार एसएससी हो, आपको एक चीज़ सभी में देखने को मिलती है, वो है रीजनिंग। और आज मैंने अपना एक वीडियो बनाया है। उस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि मैं इस वीडियो के बाद आपको क्या क्या पढ़ाना शुरू करूंगा। एसएससी या और किसी भी एग्ज़ाम में जो रीजनिंग आती है, बैंक की रीजनिंग भी हम यहाँ क्रैक करने की कोशिश करेंगे और आपको इस चैनल पर हर एग्ज़ाम की रीजनिंग करवाई जाएगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि किसी भी एग्ज़ाम में एक मेन पोर्शन होता है जिसमें इक्वल ही आपके अंक जोड़े जाते हैं और वो होता है हमारा रीजनिंग। तो आइए हम डिस्कस करते हैं कि रीजनिंग में हमें क्या क्या देखने को या पढ़ने के लिए मिलेगा। तो हमारा पहला टॉपिक, जैसे आप देख रहे हैं, ऊपर लिखा हुआ है वर्णमाला श्रृंखला। पहले एक वर्णमाला श्रृंखला होती थी जिसमें ज़्यादा मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन दिए जाते हैं। अब हाई लेवल के क्वेश्चंस आने लगे हैं, तो हम इस चैनल पर उन हाई लेवल के क्वेश्चंस को क्रैक करने की कोशिश करेंगे। फिर आप देख सकते हैं कोडिंग डिकोडिंग। आपको पता है कोडिंग डिकोडिंग एक चैप्टर है जिसमें आपको कोडेड अक्षर दिए जाते हैं। उसके बाद है दिशा और दूरी। दिशा और दूरी भी आपको संभवतः पता होगा कि किस व्यक्ति को अगर चला दिया जाए तो वो किस दिशा में चल रहा है या किस दिशा में उसका मुख है, इस बारे में हमें इस टॉपिक में जानकारी दी जाती है। उसके बाद है क्रम निर्धारण। क्रम निर्धारण में हमें एक क्लास में बैठक व्यवस्था करनी होती है। किसी स्टूडेंट का दाएं से या ऊपर से या नीचे से स्थान दिया रहता है, उसका दूसरे छोर से हमें स्थान ज्ञात करना होता है। फिर है हमारा बैठक व्यवस्था। बैठक व्यवस्था में मुख्यतः 3 प्रकार की पजल देखने को मिलती है। 3 प्रकार की सेटिंग और 1 प्रकार की पजल देखने को मिलती है। पहली हमारी सेटिंग होती है वो होती है लीनियर, दूसरी होती है हमारी सर्कुलर और तीसरी होती है हमारी रेक्टेंगुलर। और इसमें पज़ल में जब किसी सर्कल में या रेक्टेंगल में किसी को बिठा दिया जाता है, फिर पज़ल के रूप में उसमें एक और अन्य तथ्य जोड़ दिया जाता है, जैसे कि उसकी पढ़ाई लिखाई के संबंधित है या फिर उसके विषयों के संबंधित या उसके रहने के स्थानों के संबंधित। ये टॉपिक में आपको इस तरीके की पज़ल देखने को मिलती है। फिर आपका है रक्त संबंध। रक्त संबंध में भी 2 प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं मुख्यतः, जिसमें एक होता है हमारा इंडिकेटिंग फॉर्म और दूसरा होता है हमारा पजल फॉर्म। पजल फॉर्म में एक फैमिली के स्ट्रक्चर को आपको बता दिया जाता है कि कौन किसका बेटा है और कौन किसकी बेटी है। फिर आपको एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होता है। उस स्ट्रक्चर के बाद आपको उसमें संबंधों के विषय में जानकारी पूछी जाती है और आपको उसके आंसर करने होते हैं। फिर उसके बाद हमारा श्रृंखला है। श्रृंखला में आपको 3 प्रकार की चीज़ें देखने को मिलेंगी। पहला आपका अल्फ़ाबेट सीरीज देखने को मिलेगा, जो कि मैंने आपको ऊपर बताया हुआ है। दूसरा आपको मिलेगा नंबर सीरीज में और तीसरा आपको मिलेगा मिसलेनियस। मिसलेनियस में अल्फ़ाबेट और नंबर सीरीज दोनों को मिक्स करके एक पैटर्न बना दिया जाता है। उस पैटर्न पे आपको श्रृंखला ज्ञात करनी पड़ती है। उसके बाद है हमारा, आपको दिख रहा होगा समरूपता। समरूपता यानी कि एनालॉजी। एनालॉजी में आपको बहुत अच्छे लेवल की जीके, जीएस यानी कि आपको विज्ञान की भी जानकारी होनी चाहिए, नंबर्स की भी जानकारी होनी चाहिए, आपको इंग्लिश के शब्दों की भी जानकारी होनी चाहिए। ये सब हमारा समरूपता में आता है। अगर एग्जामिनर चाहे तो समरूपता को ही इतना टफ बना सकता है कि आपसे एक क्वेश्चन भी समरूपता से ना हो। तो समरूपता को आप लोग हल्के में ना लें। समरूपता एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है और हर एग्ज़ाम में समरूपता के बहुत सरल सरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज़्यादा वेटेज नहीं रहता है क्वेश्चंस का। समरूपता का 2-4 क्वेश्चन अगर आपको मिल जाते हैं तो आप अपने आप को भाग्यशाली मानिए। बल्कि कहीं कहीं देखा गया है कि समरूपता को नन एंड वॉइड कर दिया जाता है। उसके बाद हमारा आप देख सकते हैं वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में आपको वर्ग समूहों की जानकारी दी जाती है, समूहों के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद हमारा है बेन आरेख। बेन आरेख में आपको निम्न वर्ग, कुछ वर्ग दिए जाते हैं, उन वर्गों के आपको स्ट्रक्चर बनाने पड़ते हैं और उस आधार पे आपको बताना पड़ता है कि कौन सा किस स्ट्रक्चर में फॉलो कर जाएगा। उसके बाद हमारा न्याय निगमन। न्याय निगमन में आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सुना भी होगा। न्याय निगमन में आपको कुछ सभी और कुछ नहीं के प्रश्न दिए जाते हैं, जैसे कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ कुत्ते शेर हैं। उसके बाद आपको पूछा जाता है कि कितने कुत्ते बिल्ली हैं और कुछ कुत्ते बिल्ली क्यों नहीं हैं। इस तरीके के आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं। फिर आता है लुप्त भरना, लुप्त पद भरना। लुप्त पद भरने में बेसिकली हमारे 2 ही टॉपिक यूज़ होते हैं। एक तो हमारा वर्णमाला श्रृंखला सीरीज और दूसरा हमारा नंबर सीरीज। इसमें क्या होता है कि यहाँ पर
जो श्रृंखला होती है, श्रृंखला में आपके लास्ट वाले पद को छोड़ दिया जाता है। आपसे पूछा जाता है कि लास्ट वाला पद क्या होगा, और इसमें हमारा क्या होता है कि लुप्त पद एक बीच में ही लुप्त कर दिया जाएगा, और आपको आगे की सीरीज दी होगी, पीछे की सीरीज दी होगी, आपसे बीच वाला पूछा जाएगा। ये है हमारा लुप्त पद भरना। उसके बाद है कैलेंडर। कैलेंडर में आपको तिथियों के बारे में पूछा जाता है, फेमस डेट्स दिए जाते हैं, उसके दिन पूछे जाते हैं, या दिन दिया जाएगा और आपसे डेट पूछी जाएगी कि अगर इस दिन शनिवार है तो इसके अगले दिन क्या होगा। और संभवतः आपसे पूछ लिया जाए कि 1 जनवरी को कौन सा दिन अगर पड़ रहा है तो 31 दिसंबर को उसी साल कौन सा दिन पड़ेगा। फिर उसके बाद हमारा घड़ी। घड़ी में आपको समय दिया जाता है, सुइयों की दिशा पूछी जाती है, सुइयों के बीच का कोण पूछा जाता है, एक बार में कितनी बार, 1 घंटे में कितनी सुइयां संपाती होती हैं, कितने बार समकोण बनाती हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद हमारा घन घनाभ पासा। बेसिकली पासा को हम यहाँ पढ़ेंगे, उसी में हम घन और घनाभ को भी कंप्लीट देख लेंगे, क्योंकि पासा में ज़्यादा क्वेश्चन फंसते हैं बजाय घन और घनाभ के। पासा के हमें एक क्वेश्चन देखने को मिलता है हर एग्ज़ाम में। आप CHSL का पिछली साल का एग्ज़ाम उठा के देख लीजिए, 2019 का, आपको हर पेपर में एक क्वेश्चन मिलेगा, हर सेट में एक क्वेश्चन मिलेगा। फिर उसके बाद हमारा शब्द रचना और सार्थक क्रम। शब्द रचना बेसिकली आपको एक वर्ड दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि क्या गिवन लेटर्स में, जो हमारा वर्ड दिया है उसके गिवन लेटर्स में एक नया शब्द जो कि आपको नीचे दिया होगा उसके लेटर्स समाहित हैं और क्या वो बन सकता है। या फिर आपको एक जम्बल्ड अक्षर रख दिए जाएंगे, उसके आधार पे आपसे पूछा जाएगा कि क्या इन अक्षरों के मेल से कोई सार्थक, जिसका अर्थ हिंदी में भी हो और इंग्लिश में भी समान अर्थ निकल रहा हो, ऐसा कोई शब्द पॉसिबल है क्या। फिर उसके बाद होता है हमारा कथन और पूर्वानुमान। कथन और पूर्वानुमान में आपको बेसिकली एक स्टेटमेंट दे दिया जाएगा और उस स्टेटमेंट को आपको नीचे दिए गए निष्कर्षों के आधार पर बताना होगा कि क्या ऊपर वाला स्टेटमेंट नीचे वाले जो निष्कर्ष दिए हैं उनसे फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद हमारा प्रतिबिंब। प्रतिबिंब में बेसिकली हम देखेंगे जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब, इसमें 2 प्रकार के प्रश्न आते हैं। फिर उसके बाद आता है कागज का काटना, मोड़ना, या फिर मुड़े हुए कागज को काटकर और उसे खोलना। तो इसमें बेसिकली आपको कागज में एक कट कर दिया जाता है, होल बना दिया जाएगा, ट्रायंगल बना दिया जाएगा, लाइन कर दी जाएगी, और आपसे पूछा जाएगा कि ये होल ट्रायंगल अगर आपको खोल दिया जाए पेपर तो कितनी जगह दिखाई देगा और कैसे दिखाई देगा। उसके बाद हमारा आकृति गणना। आकृति गणना में आप देखेंगे कि जैसे कि एक त्रिभुज दे दिया जाएगा, आपको एक त्रिभुज दे दिया, इस त्रिभुज में एक और लाइन कर दी, दिख रहा होगा आपको। इस त्रिभुज में अगर एक और लाइन कर दें तो अब आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। ये आपको एक त्रिभुज बना दिया, इसमें एक ऐसे लाइन कर देते हैं, तो आपसे पूछते हैं कि अब बताइए इसमें कितने त्रिभुज हैं, या फिर एक और ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे, अब आप बताइए कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। या फिर क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि गिवन जो हमारा ट्रायंगल है उसमें कितने चतुर्भुज हैं। देखिए हर आकृति जो 4 भुजाओं को घेरती हो वो चतुर्भुज होती है, तो एक चतुर्भुज ये, एक चतुर्भुज ये और एक चतुर्भुज ये हमारा पूरा, यानी कि 3 चतुर्भुज हैं। इस तरीके के आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद है हमारा आव्यूह मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में आपको 2 ऐसे ग्राफ दिए जाते हैं जिनमें लेटर्स लिखे होते हैं और जो कोडेड होते हैं 0 से 1 के बीच के, ठीक है। ऐसे लेटर्स आपको दिए रहते हैं, उसमें ABCD लिख रहती है, और आपसे कोई शब्द पूछ लिया जाएगा, नीचे मान लीजिए डेट, DEAT, और पूछा जाएगा आपसे कि या आप ये देख के बताइए कि क्या इन 2 अक्षरों के मेल से कोई ऐसा सब पॉसिबल ग्रुप बन रहा है जो कि ये डेट बना दे। आपसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछे, तो बहुत सरल होता है, ज़्यादा प्रैक्टिस इसके लिए जरूरत नहीं पड़ती। आप मुश्किल से 2-3 महीने इस पर 1-2 क्वेश्चन हर महीने कर लीजिए, 2-3 महीने में आपका क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद होता है हमारा आकृति सन्निहित और समूहीकरण। सन्निहित आकृति और समूहीकरण। सन्निहित आकृति क्या चीज़ होती है, देखिए आपको एक ऐसे बना के दे दिया, मान लीजिए ये वाला आपको बना के दे दिया, ठीक है। अब आपसे पूछ लिया कि क्या ये आकृति इसमें निहित है, तो आप देख सकते हैं इस आकृति के लिए यहाँ पर एक डायगोनल होना चाहिए था जो कि नहीं है, ठीक है। और सन्निहित समूहीकरण क्या होता है, समूहीकरण में आपको एक Z बना दी ऐसे और एक रेक्टेंगल बना दिया ऐसे। अब आपको ऐसी एक शेप दे देंगे, तो आप देख सकते हैं कि ये देखिए एक हमारा Z बन रहा है और ये हमारा
रेक्टेंगल भी बन रहा है। तो ये है हमारा सन्निहित आकृति और समूहीकरण। तो इसी प्रकार से आज मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे बेसिकली रीजनिंग में पूछे जाते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, और ये सारे टॉपिक इसी चैनल पर हम ये सारे टॉपिक कंप्लीट करेंगे। आपको एक जगह पर सारे सॉल्यूशन प्रोवाइड हो जाएंगे। हम मॉडरेट लेवल से हाई लेवल की ओर चलेंगे। उन लोगों के लिए भी हम कोशिश करेंगे जो बिल्कुल नए हैं, जिनको रीजनिंग का थोड़ा बहुत ज्ञान नहीं है, या फिर जो बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी हम क्वेश्चन वैसे टाइप के क्वेश्चन करवाने की कोशिश करेंगे। तो इस चैनल के लिंक को आप अपने दोस्तों को पहुंचाइए, फॉरवर्ड करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कहिए कि चैनल से जुड़ें, ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई इस चैनल पर कर पाएँ। धन्यवाद। तब तक के लिए आप लोग ख्याल रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।